हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन हमें करना क्यों है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन हमें क्यों करना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की वजह से कहीं ना कहीं हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इसका मतलब ये है क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं और उन प्लांट्स और एनिमल्स को हम ऐसे ही स्टडी नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर हम एक एक ऑर्गेनिज्म को जाकर स्टडी करेंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पर सेम या डिफरेंट ग्रुप्स में रख देते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। हालांकि क्लासिफिकेशन क्यों करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम की। तो शुरुआत में जब क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे पहले किया गया, तब लोगों ने क्लासीफाई इसीलिए नहीं किया था ऑर्गेनिजम्स को कि वो उनको स्टडी करना चाहते थे। पहले क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स का इसलिए किया गया क्योंकि ऑर्गेनिजम्स को या फिर कह सकते हैं जानवरों को या पेड़ पौधों को इंसान अपने लिए यूज़ करना चाहते थे। तो पहले ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता था कि कौन ऑर्गेनिज्म उनको या कौन जानवर जो है या कौन प्लांट है जो कोई अच्छा प्रोडक्ट दे सकता है, इसके लिए क्लासिफाई किया जाता था। तो फूड, शेल्टर, क्लोथिंग वगैरह इन सब नीड्स के लिए पहले ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता था। बट बाद में फिर और भी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आए और कुछ ऐसे भी लोग आए जिन्होंने एक्चुअल में क्लासिफिकेशन करने की कोशिश ऑर्गेनिजम्स की। जैसे हम एक पर्सन की बात करते हैं जो कि है एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले, या कह सकते हैं अर्लीस्ट, सबसे पहले उन्होंने एक साइंटिफिक बेसिस यूज़ किया था क्लासिफिकेशन के लिए, जिसमें उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर प्लांट्स को क्लासिफाई किया था इनटू 3 कैटेगरीज विच वर ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स। तो जो प्लांट्स हैं या जो मतलब कि ट्रीज़ हैं वो किस तरीके के दिखते हैं उसके बेसिस पर, यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, विच वर ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स। इसके अलावा उन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड किया था इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन किसके पास रेड ब्लड है और किसके पास रेड ब्लड नहीं है। ठीक है। इसके बाद जब हम और क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो फिर हमें देखने को मिलता है डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। बट सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम की। 2 तरीके के क्लासिफिकेशन सिस्टम आए, एक आर्टिफिशियल सिस्टम आया, देन उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो थे, इनमें इस कैटेगरी में वो क्लासिफिकेशन सिस्टम आते हैं जो कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड थे, यानी कि सिर्फ जो बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर्स हैं उनके बेसिस पर प्लांट्स को या एनिमल्स को ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया गया। अब यहाँ पर ये जो सिस्टम था ये इतना ज़्यादा फंडामेंटल नहीं था, क्योंकि कई बार जब हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखते हैं तो हम किन्हीं अलग अलग ऑर्गेनिज्म को सेम ग्रुप में रख देते हैं गलती से, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही तो सिर्फ बेसिस नहीं हो सकता ना क्लासिफाई करने का, और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने चाहिए ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने से पहले। बट आर्टिफिशियल सिस्टम में ये सब नहीं देखा गया और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया गया, जिस वजह से बहुत सारे आइडेंटिकल या कह सकते हैं जो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स थे वो अलग अलग ग्रुप में चले गए और बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को सेम ग्रुप में रख दिया गया। बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम आर्टिफिशियल सिस्टम थे, बट बाद में नेचुरल सिस्टम को फॉलो किया गया, यानी कि बहुत सारे और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड करी गई अपार्ट फ्रॉम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। यहाँ पे जेनेटिक कैरेक्टर्स को भी देखा गया और सेल स्ट्रक्चर को देखा गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखा गया। इसके अलावा यहाँ पर रिप्रोडक्शन को भी देखा गया और फाइलोजेनेटिक को भी देखा गया, यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी कंसिडर किया गया। तो यहाँ पे नेचुरल सिस्टम में उन सब कैरेक्टर्स को भी कंसिडर किया गया जो कि ज़रूरी होते हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए या देखने के लिए कि कोई ऑर्गेनिज्म किसी से सिमिलर है या डिफरेंट है। तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स आए जिन्होंने नेचुरल सिस्टम को फॉलो किया।
अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें पढ़ने हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर हम बात करें टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कैरोलस लीनियस ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने प्रपोज किया था। कैरोलस लीनियस ने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। तो कैरोलस लीनियस ने सभी ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में क्लासिफाई किया, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। तो उनके अकॉर्डिंग दो किंगडम्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, विच आर किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो कैरोलस लीनियस के अकॉर्डिंग या तो कोई ऑर्गेनिज्म प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है, और उन्होंने दोनों किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। कुछ कैरेक्टर्स उन्होंने देखे जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को एक दूसरे से अलग करते हैं, और उसके बेसिस पर ही उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के अलग अलग किंगडम बना दिए। बट यहाँ पे इस किंगडम सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी थे जो ना तो प्लांट थे ना एनिमल थे, जो दोनों ही में पूरी तरीके से मैच नहीं हो रहे थे। कुछ कैरेक्टर्स प्लांट वाले थे, कुछ एनिमल वाले थे, कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। तो ऐसे में उनको या तो प्लांट में रखना या फिर एनिमल में रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अब इस सिस्टम की वजह से, जिसमें सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग किया गया था, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स को एक साथ रख दिया गया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया गया, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख दिया गया। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया और बिल्कुल भी सही तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया। इसलिए कुछ समय बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया गया। इसके बाद फिर आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। तो अर्नेस्ट हैकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात की थी। उन्होंने किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया के अलावा एक और यहाँ पे ऐड कर दिया था किंगडम। इसके बाद यहाँ पे एक और नीड लगी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो प्रोकैरियोटिक हैं, कुछ ऐसे हैं यूकैरियोटिक हैं। अब यहाँ पे ये सेम नहीं है, डिफरेंट है ये ऑर्गेनिज्म भी, इसीलिए एक और अलग से किंगडम बनना चाहिए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो यहाँ पे जब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था तो यहाँ पे जितने भी यूकैरियोट्स थे उनको किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया में रखा गया। इसके अलावा जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, क्योंकि प्लांटी और एनिमेलिया में सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि कुछ हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक थे और कुछ हमारे यूकैरियोटिक थे। इस वजह से एक और नीड आई कि एक और किंगडम होना चाहिए जहाँ पर कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा जा सके, और यहीं से फिर जन्म हुआ फोर किंगडम सिस्टम का। फोर किंगडम सिस्टम दिया था हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने। तो हर्बर्ट कोपलैंड ने ये किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। तो यहाँ पर फिर इस तरीके से चार किंगडम्स हो गए, किंगडम एनिमेलिया विच इंक्लूड्स ऑल द एनिमल्स, किंगडम प्लांटी विच इंक्लूड्स ऑल द प्लांट्स, and kingdom monera which includes all the unicellular prokaryotic organisms, and kingdom protista which includes unicellular eukaryotic organisms। तो इसके बाद ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारा इस तरीके से हुआ और काफ़ी दिन तक लोग इस क्लासिफिकेशन सिस्टम से भी सेटिस्फाई रहे। बट बाद में जाके ये नीड लगी कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ों पर बेस्ड होना चाहिए, जैसे कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, इस तरीके से बेस्ड होना चाहिए। और इसी वजह से जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो लगातार बदलता रहा। किंगडम्स तो हालांकि कुछ किंगडम्स सेम ही रहे, बट किंगडम्स के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स थे वो इधर उधर होते रहे अकॉर्डिंग टू दी कैरेक्टर्स विच वर डिस्कवर्ड। जो उनके कैरेक्टर्स हैं वो डिस्कवर किए गए, उसके अकॉर्डिंग उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। उसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद यहाँ पर आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मोस्ट एक्सेप्टेड या कह सकते हैं मोस्ट स्टडीड क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ये R.H. विटेकर ने दिया था। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक और नया किंगडम ऐड किया गया विच वॉज किंगडम फंजाई,
बिकॉज पहले फंजाई को प्लांटी के साथ रखा गया था। प्रॉब्लम ये थी कि वो प्लांटी के साथ भी उसकी कैरेक्टर्स मैच नहीं हो रहे थे बिकॉज फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होता है। बट अगर उसको एनिमेलिया में रखें तो एनिमल्स मूविंग होते हैं और एनिमल्स में और भी कैरेक्टर्स होते हैं जो कि फंजाई में नहीं होते हैं। तो इसलिए ये प्रॉब्लम चल रही थी कि हम फंजाई को रखें कहाँ, प्लांटी में रखें कि एनिमेलिया में रखें। तो फिर इसके लिए एक अलग से किंगडम बनाया गया विच वॉज किंगडम फंजाई। इसके बाद हम बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में, देन उसके बाद हम बाकी क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किन चीज़ों के बेसिस पर बनाया गया, कौन कौन से कैरेक्टर्स को लेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया। तो अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे जिसके बेसिस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया गया। यहाँ पर कह सकते हैं हम कि सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है तो टिश्यूज़ हैं उसके अंदर, ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन सिस्टम है, इस तरीके से। इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक है कि ऑटोट्रॉफिक है, रिप्रोडक्शन किस तरीके का है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसी है, इन सब चीज़ों के बेसिस पर 5 किंगडम में ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया। इसके बाद आप एनसीईआरटी में एक टेबल देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी होते हैं। बट ये बिल्कुल वही सेम चीज़ है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यहाँ पर देखे गए। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल टाइप की। तो कैरेक्टर है सेल टाइप। तो मोनेरा की अगर बात करें तो मोनेरा कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसके अलावा प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होते हैं, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया सभी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। दैट मीन्स 5 किंगडम में सिर्फ मोनेरा किंगडम ऐसा होता है जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कंटेन करता है। इसके बाद बात करते हैं सेल वॉल की। तो अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सेल वॉल होती है मोनेरा में वो नॉन सेलुलोसिक होती है, यानी कि सेल वॉल तो होती है मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स में बट वो नॉन सेलुलोसिक होती है, वो बनी हुई होती है पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड से। हमें ये बात पता ही है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पॉलीसेकेराइड से मिलके बनी हुई होती है। यहाँ पे आगे इस चैप्टर में हम इन सभी किंगडम्स को डिटेल में भी पढ़ेंगे, तब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन आता है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ ही ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सेल वॉल होती है, अदरवाइज प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। फंजाई की बात करें तो किंगडम फंजाई में सभी फंजाई में होती है सेल वॉल, और ये जो सेल वॉल है ये काइटिन की बनी हुई होती है। प्लांटी की बात करें तो प्लांटी में भी सभी में होती है सेल वॉल, और सेल वॉल सेलुलोसिक होती है, यानी सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो क्योंकि मोनेरा प्रोकैरियोटिक होते हैं इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर एब्सेंट होती है। इसके अलावा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइन होता है बिकॉज these four kingdoms contain eukaryotic organisms। बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। तो मोनेरा में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी सिंगल सेल होता है। प्रोटिस्टा में भी सेलुलर होता है बिकॉज दे आर ऑल्सो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। फंजाई में मल्टी सेलुलर होता है बट लूज टिश्यू होता है। प्लांटी में टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल तक आ जाता है, और एनिमेलिया में कुछ एनिमल्स में टिश्यूज़ होते हैं, कुछ में ऑर्गन एंड कुछ में ऑर्गन सिस्टम होते हैं। इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मोनेरा में अगर बात करें तो मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, यानी अपना खाना खुद भी बना सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक में भी वो कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं या फिर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। जो मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स हैं वो हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में या वो सेप्रोफिटिक हो सकते हैं या पैरासिटिक हो सकते हैं। अब इन टर्म्स के बारे में हम तब बात करेंगे जब हम किंगडम मोनेरा को डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अगर प्रोटिस्टा में, तो प्रोटिस्टा के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं या हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। अगर ऑटोट्रॉफिक होंगे तो सिर्फ फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। फंजाई की बात करें तो फंजाई सभी के सभी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जिसमें कि वो सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, यानी डेड और डिके पर फीड करने वाले भी हो सकते हैं, या पैरासिटिक भी हो सकते हैं। किंगडम प्लांटी के सारे ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी फोटोसिंथेटिक ही होते हैं वो। और एनिमेलिया की बात करें तो एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे हेटेरोट्रॉफिक हैं, जिसमें वो होलोजोइक भी हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, इसके अलावा पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जिनके बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को बनाया गया।
इसके बाद हम बात करते हैं 6 किंगडम सिस्टम, 8 किंगडम सिस्टम एंड 3 डोमेन सिस्टम के बारे में, जिसमें 6 किंगडम एंड 8 किंगडम सिस्टम एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो इसीलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है। सबसे पहले बात करते हैं हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया था वो दिया था कार्ल वूज ने। तो कार्ल वूज ने ये 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, जिसमें उन्होंने सभी ऑर्गेनिजम्स को 6 किंगडम में क्लासिफाई किया था। इसमें 4 किंगडम्स तो बिल्कुल सेम थे। तो 4 किंगडम्स थे हमारे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो जो 4 किंगडम्स थे ऑलरेडी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वो तो बिल्कुल सेम थे इसमें। तो जो 4 किंगडम्स थे वो थे हमारे इसमें प्रोटिस्टा, इसके अलावा फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो ये किंगडम्स तो बिल्कुल सेम थे। यहाँ पर बस क्या हुआ, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कार्ल वूज ने जो मोनेरा था, मोनेरा को 2 किंगडम्स में बाइफरकेट कर दिया। इसमें उन्होंने आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया 2 किंगडम्स इससे बना दिए, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। रीज़न ये था कि मोनेरा में सारे बैक्टीरिया आ रहे थे, जबकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट होते हैं बाकी के बैक्टीरिया से। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रह लेते हैं, जिनका जो सेल वॉल होती है वो भी डिफरेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं नॉर्मल बैक्टीरिया से। तो ऐसे बैक्टीरिया को जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं, जिनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर भी बाकी बैक्टीरिया से अलग है, उन सभी बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया किंगडम में रखा गया, और बाकी के जो नॉर्मल बैक्टीरिया थे उनको यू बैक्टीरिया की किंगडम में रखा गया। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं 8 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। तो 8 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ किंगडम तो बिल्कुल सेम रहे, जैसे कि किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया। इसके अलावा यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ये किंगडम भी सेम रहे। तो 6 किंगडम में जितने किंगडम थे वो तो इसमें थे ही, बट यहाँ पे 2 किंगडम और एक्स्ट्रा इसमें आए 8 किंगडम में। एक आया किंगडम प्रोटोजोआ और हमारा एक आया आर्कीजोआ। तो एक हमारा प्रोटोजोआ आया एंड एक हमारा आर्कीजोआ आया। बात करते हैं 3 डोमेन सिस्टम की। तो 3 डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था कार्ल वूज ने। तो कार्ल वूज ने सभी ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स में क्लासिफाई किया था। तो यहाँ पे 3 डोमेन्स कौन कौन सी थी, वो पहली थी डोमेन आर्किया, देन उसके बाद बैक्टीरिया एंड देन जो थर्ड थी वो थी यूकैरिया। तो यहाँ पे 3 डोमेन्स में क्लासिफाई किया गया। तो आर्किया डोमेन में आता था किंगडम आर्की बैक्टीरिया। तो आर्किया में आता है किंगडम आर्की बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया यानी वो बैक्टीरिया है जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में रहते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया डोमेन के अंदर आया किंगडम यू बैक्टीरिया। इसके अंदर वो बैक्टीरिया आते हैं जो एक्चुअल में ट्रू बैक्टीरिया हैं, जो नॉर्मल कंडीशंस में रहते हैं, यानी मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया हैं। उसके बाद यूकैरिया डोमेन में बाकी के किंगडम्स आए। यूकैरिया में वो किंगडम्स आए जिनमें कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। तो इसके अंदर 4 किंगडम्स आए विच वर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इस तरीके से 3 डोमेन सिस्टम में डोमेन्स तो 3 ही थी, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, बट यहाँ पे किंगडम्स कितने थे, किंगडम्स थे 6, जिसमें कि आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इस तरीके से ये होता है हमारा 3 डोमेन सिस्टम। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से पहले क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया गया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसके बाद हमने देखा कि कैसे डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आए, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, 4 किंगडम, देन 3 डोमेन सिस्टम। इसके अलावा हमने देखा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए हों। अगर आपको समझ में आए हों तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाकी का ये जो चैप्टर है हम फर्दर वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।